हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में हुए आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम के वो सारे जीके जीएस का प्रश्न बताऊंगा जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस बार अगर आपका एग्ज़ाम 7 से अगर 13 दिसंबर के बीच में है तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख के जाइए और एग्ज़ाम में गर्दा 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 उड़ा दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों, यह संबंधित है राज्य द्वारा बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को से संबंधित है। किसके है? राज्य द्वारा बच्चे को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, इसको जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है 21 का सब क्लोज ए में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 21 का सब क्लोज ए में रखा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात किया जाए तो विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता के मैदान पर बना एक बड़ा संगमरमर का स्मारक है जिसका प्रवेश द्वार क्वींस वे पर है। इसे ब्रिटिश राज द्वारा 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। यह 1878 से 1901 तक भारत की महारानी रही विक्टोरिया की, जो भारत की महारानी थी विक्टोरिया, उनकी याद में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड में माना दर्रा आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा वहाँ पर दिया था। माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में है। जबकि नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। दोस्तों, कौन सा दर्रा है? तो नाथुला दर्रा है। और भी है दर्रा। अगर मैं आपको बताऊं तो बारालाचला दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ पर है? ये सब हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा। चलिए, नेक्स्ट अगला है कि ओडियाई में 49वां सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी। दोस्तों, ओडियाई में 49वां सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई है? तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई है। अच्छा, विराट कोहली का अगर पूछेगा कि वनडे में सर्वाधिक स्कोर कितना है तो 183 है। कितना है? 183 है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और विराट कोहली का जन्म पूछेगा तो 5 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाते हैं। और विराट कोहली का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिडबी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है। दोस्तों, समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी नदी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट पूछा गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ था 1930 में। दूसरा जो हुआ था सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। जो तीसरा हुआ था थर्ड वाला वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 89 भारतीयों ने भाग लिया। कितना? 89। दूसरा में पूछेगा कितना लिया था? 22 भारतीयों ने भाग लिया। और तीसरा में पूछेगा कितना लिया था? 16 ने भाग लिया। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना, अम्बेडकर और टीपू सप्रू, भीमराव अम्बेडकर और टीपी सप्रू, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछेगा कहाँ आरंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इस समय पूछेगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमसे मैकडोनाल्ड। और इस समय इंग्लैंड का राजा पूछेगा कौन था? तो जॉर्ज पंचम। कौन था? जॉर्ज पंचम था। तो चलिए, मैं और भी बातें मैं जितना था इसको मैंने बताया। अब फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम, जो इंग्लैंड के क्या थे? राजा थे। इन्होंने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था। तो इतनी बातों आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। फिलहाल अगर वीडियो संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश का डिप्टी स्पीकर कौन है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का जो डिप्टी स्पीकर है कौन है? अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री चौना मीन है। कौन है? चौना मीन है, जो 29 मई 2019 से इस पद पर कार्यरत है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय दोस्तों कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट पूछा गया था मनोहर लाल खट्टर कहाँ का मुख्यमंत्री था। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर जो है वह हरियाणा के मुख्यमंत्री है। कहाँ के हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट
संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत। अच्छा, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ रहा है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता करता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका को चलाता कौन कौन सा है? एक नंबर सबसे प्रमुख मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है और मंत्रिपरिषद होता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है, लाहौर से दिल्ली का राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो यह काम करने वाला था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली से राजधानी स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है, या इल्तुतमिश को हम लोग कहते हैं गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। यह दास वंश का शासक था या मामूलक वंश का शासक था, या इसी को हम लोग कहते हैं गुलाम वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? दोस्तों सत्यशोधक समाज की अगर बात किया जाए तो सत्यशोधक समाज, इसका स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कौन की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। और चलिए पढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज या सत्य साधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र के पुणे में की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुई थी? दोस्तों नागरिकता संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 1955 में। कब लागू हुआ था? 1955 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसको CAA को भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया और 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय ने CAA 2019 के तहत नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जूल किसकी इकाई है? दोस्तों जूल जो है मात्रक होता है, किसका होता है? ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ध्रुपद गायन। दोस्तों ध्रुपद गायन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्रुपद गायन जो है दोस्तों, यह ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और पारंपरिक गायन शैलियों में से एक है। इसका विकास मध्यकालीन भारत में हुआ था। कब हुआ था? मध्यकालीन भारत में हुआ था। अनुच्छेद 72, 73, 74, 75, 76। तो 72 पूछा गया था दोस्तों। 72 अनुच्छेद जो 72 है, 73 जानिए 73 किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। जबकि अनुच्छेद 74 किससे है? नगर निगम से है। किससे है? नगर निगम से है। तो ये दोनों पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, H2O का अनुभार होता है। दोस्तों H2O यानी जल का जो अनुभार होता है कितना होता है? दोस्तों इसका परमाणु भार अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। हाइड्रोजन का 2 होता है और हीलियम का, हीलियम का दो परमाणु संख्या होता है, इसका दुना 4 होता है। तो परमाणु भार हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर सम संख्या आता है तो उसको दुना करते हैं, अगर विषम संख्या आता है तो हम लोग उसका दुना से 1 अधिक जोड़ते हैं। देखिए हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? हीलियम का 2 है तो इसका दुना कर दिए 4। लिथियम का 3 होता है, विषम है तो 3 दूना 6 1 7 होता है। तो इसका परमाणु अनुभार कितना होता है? 7 होता है। और उसी प्रकार पूछे कार्बन कितना है? 6 दूना 12। नाइट्रोजन का कहेगा तो 7 दूना 14 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 15 होता है। क्लोरीन का उसी प्रकार पूछे कितना होना चाहिए? 17 दूना 34 होना चाहिए, लेकिन होता कितना? 35.5 होता है। इन सब का अनुभार ऐसे निकाला जाता है। अगर विषम संख्या में आए तो दुना से 1 जोड़ते हैं, अगर सम संख्या आए तो उसको रखते दुना कर। जैसे कैल्शियम का अनुभार कितना होता है? तो 20, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है तो इसका दुना कर दीजिए, 20 दूना 40, क्योंकि 20 क्या है? सम संख्या है। और उसी प्रकार अगर पूछे क्लोरीन तो बताइए दिए हैं। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होता है। 8 उसका परमाणु संख्या होता है तो ऑक्सीजन 8, इसका दुना कर दीजिए क्योंकि सम संख्या है। तो H2O का अनुभार हमको निकालना है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं H2O का अनुभार? तो अनुभार देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका 2 कर दीजिए, इसका दुना हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है जिसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो 16 2 18, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो H2O का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। उसी प्रकार पूछे CO2 का कितना होता है? दोस्तों C का होता है 6, जबकि परमाणु अनुभार कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 दूना 32,
दूगो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दूगो ऑक्सीजन का 32 होता है। 32 12 32 8 40 4 44 AMU कितना होता है 44 AMU। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु। हाँ इसमें H2O में क्या है, एगो ऑक्सीजन के परमाणु है और 2 गो हाइड्रोजन के परमाणु है। पूछेगा H2O में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साफ हमको स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है कि एक ही परमाणु है। कितने परमाणु है, एक ही परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन के कितने हैं H2 2 गो है, तो हाइड्रोजन के 2 गो परमाणु है। चलिए नेक्स्ट हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान था। दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान था वो 82वां था। कितना था, 82वां स्थान था भारत का, ये बात याद रखना है। कोशिका की खोज, दोस्तों कोशिका की खोज पूछेगा कब हुआ था, तो इसकी खोज जो हुआ था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। एक लकड़ी के टुकड़े जिन्हें हम लोग कॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, इन्हीं कॉर्क से इनका खोज किया गया था। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के एक प्राकृतिक दार्शनिक थे। उन्होंने कॉर्क की पतली परत को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और पाया कि इसमें हजारों छोटे छोटे छिद्र है और इन्हीं के नाम दोस्तों क्या दिया गया, कोशिका दिया गया। और कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म, क्या बताना है, माइकोप्लाज्म बताना है। सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आकर बॉयज है, लड़का है तो लड़की यानी पुरुष है तो पुरुष के शरीर का क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। और महिला के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तो हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा, पुरुष का अंडा शुक्राणु, महिला का अंडाणु, दोनों के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। और पूछे सबसे बड़ी कोशिका तो आपको बताना शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या बताना है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का होता है, लगभग 2 केजी का होता है। चलिए भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, निर्मला सीतारमण पहले थी, अभी कौन है, अभी है तुहिन कांत पांडे। कौन है, तुहिन कांत पांडे भारत के वर्तमान वित्त सचिव है। वे उड़ीसा के केंडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी थे। इससे पहले वो सार्वजनिक उद्यम विभाग DPA और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन दीपक जैसे विभागों में वो सचिव के पद पर रह चुके हैं। इतनी बात याद रखना है। नेक्स्ट है दूध क्या है, दोस्तों दूध जो है, दूध में प्रोटीन होता है, दूध प्रोटीन होता है, वसा होता है और पानी से मिलकर बना होता है। दूध इतना चीज़ से मिलकर बना होता है। अच्छा दूध का रंग उजला पूछेगा तो कैसीन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैसीन के कारण होता है। दूध में पूछेगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोलेनिन, क्या पाया जाता है, प्रोरेनिन पाया जाता है। रेनिन, रेनिन पूछेगा किसका प्रोटीन है, तो दूध का है। चलिए नेक्स्ट दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध में ऐसा कौन सा विटामिन है जो उपस्थित नहीं रहता है, तो विटामिन C जो है दोस्तों दूध में उपस्थित नहीं रहता है। अच्छा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में थकान का कारण होता है। किसका कारण होता है, थकान का कारण यही लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट गोलीय दर्पण से आवर्धन +98 दे रखा प्रतिबिंब पूछा गया था। एक आप इसका देख लीजिएगा और आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उत्तक वाला, पूछा गया था कि मानव शरीर की गतिविधि किस उत्तक पर कार्य करती है, तो किस उत्तक पर कार्य करती है, इसका डिस्कशन देखते हैं। मानव शरीर में गतिविधि पेशीय उत्तक पर, पेशीय उत्तक उसको कहते हैं जिसको हम लोग आसानी से इसका संचालन कर पाए। तो जैसे हाथ का हो गया तो हाथ हम चलते वक्त हमारा हिलता है क्योंकि ये पेशीय उत्तक है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, पेशीय उत्तक पर होती है। पेशीय उत्तक में लंबी कोशिकाएं होती है और जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी तंतु कहते हैं। इन कोशिकाएं में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जो गति के कारण बनते हैं। जो किसके कारण बनते हैं, गति के कारण बनते हैं। किसी पदार्थ का टूटना कौन सी अभिक्रिया है, दोस्तों किसी पदार्थ का टूटना जो दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है, वो है अपघटन। कौन सा अभिक्रिया है, तो अपघटन। दरअसल अपघटन का अर्थ नहीं होता है टूटना, अपघटन बोले या अपघट्य बोले, दोनों का अर्थ क्या होता है, टूटना ही होता है। नेक्स्ट अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहा हो तो उसका मान क्या होगा, दोस्तों अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होगा इसका मान ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा, मतलब स्थिर रहेगा। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और बल और विस्थापन जो कुछ और बातें बल और विस्थापन से अगर हम देख लिया जाए तो ये ना तो धनात्मक क्या हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट है कि वंशानुगति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें प्रजनन था। तो वंशानुगति का पिता हम लोग किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अनुवांशिकी का पता किस पे लगाया था, तो ये मटर के पौधे पे लगाया था। किस पे लगाया था, मटर के पौधे पे लगाया था। और अनुवांशिकी शब्द पूछेगा किसने दिया था, तो ये वाटसन ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वंशानुगति बनाए रखने के लिए अनुवांशिकी विविधता को बनाए रखना जरूरी है।
इसके लिए लैंगिक प्रजनन को अलैंगिक प्रजनन से बेहतर माना जाता है। लैंगिक प्रजनन में अर्थसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है? लैंगिक प्रजनन में कौन सा विभाजन होता है? अर्थसूत्री। और निषेचन के दौरान एलील में नए संयोजन से अनुवांशिक विविधता बढ़ती है। और वहीं अलैंगिक प्रजनन में एकमात्र माता पिता से संतान पैदा होती है जो माता पिता के बिल्कुल समान होती है। तो अलैंगिक जनन में माता पिता के समान होता है पुत्र। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, कोई गाड़ी चला रहा है तो घुमाव पर टर्न लेगा तो कौन सा नियम लगेगा? तो इसका देखिए आंसर में क्या है। जब कोई गाड़ी घुमाव पर टर्न लेती है तो दाहिनी ओर मुड़ती है। समय से पहले सड़क के केंद्र में जाना होता है और फिर जिस लेन में प्रवेश किया जा रहा है उसके बाईं ओर जाना होता है। दोस्तों, ऐसा हो पाता है न्यूटन के पहले नियम के कारण। और न्यूटन के पहले नियम के कारण और क्या होता है? तो न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है जब हम कम्बल को किसी डंडे से प्रहार करते या पीटते हैं तो उसमें जो धूलकण होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है और कम्बल अंदर की ओर धंस जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। अच्छा, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में क्या होता है कि कैरम बोर्ड का जो गोटी होता है तो एक गोटी के ऊपर गोटी रखते हैं। तो एक गोटी क्या होता है कि जब हम स्टैगर से मारते हैं तो एक गोटी क्या होता है कि बाहर निकल जाता है और शेष गोटी वहीं पर रह जाता है। पूछेगा कि ऐसा किस नियम के कारण होता है? ये भी न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण ही होता है। जब पेड़ों के फल फूल पत्ता जब टूट जाता है तो पूछेगा ऐसा किस गति के कारण होता है? जो न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण होता है। अच्छा, न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। कौन बताया था? गैलीलियो ने बताया था। इसलिए न्यूटन के गति के नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अच्छा, गैलीलियो कौन था? गैलीलियो था जिन्होंने दूरबीन का खोज किया था। किसका खोज किया था? दूरबीन का खोज किया था। इतनी बातों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन सारा खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप ITIHASKI इतिहास की DUNIYA दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।